सुमन 3 महीने की गर्भवती औरत थी और सुमन की सास सुमन पर आए दिन अत्याचार करती रहती थी। क्योंकि सुमन की पहले से ही 2 बेटियां थीं और सुमन की सास को पोता चाहिए था। ऐसे ही एक दिन सुमन की सास सुमन से कहती है, सुमन, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। मैं जांच करवाना चाहती हूँ तुम्हारी कि तेरे पेट में लड़का है या लड़की। अरे इस महंगाई में 3-4 लड़कियां होंगी तो इंसान क्या कमाएगा और क्या खाएगा। नहीं माँ जी, आपको जो करना है आप कर लीजिए। मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपको पता चलना चाहिए कि मेरी कोख में लड़का है या लड़की। ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि मेरी कोख में मेरा बच्चा है, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का। तू ऐसे नहीं मानेगी। इतना बोलकर सुमन की सास अपनी बहू को मारना पीटना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक रात सुमन अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी सुमन की सास तकिया लेकर आती है और अपनी बहू का मुंह दबाने लगती है। सुमन किसी तरह से खुद को बचाते हुए वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो एक जंगल की तरफ बढ़ती है और एक पेड़ के पास आकर बैठ जाती है। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है और वो बूढ़ी औरत सुमन से कहती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी रात को यहाँ ऐसे बैठी हो? सब ठीक तो है ना बेटी? सुमन उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी आप बीती बताती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत एक माता रानी का रूप ले लेती है और वो माता रानी सुमन से कहती हैं, तुम चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है सुमन। हे माता रानी, आप मेरे बच्चे की रक्षा करो, वरना मेरी सास मेरे बच्चे को भी मार डालेगी और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला जाए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना बोलकर माता रानी सुमन को एक फूल देती हैं और उससे कहती हैं, ये लो सुमन, ये फूल, और इस फूल को अपने बालों में लगा लेना। ये कोई साधारण फूल नहीं, ये एक जादुई फूल है। जब जब ये फूल तुम्हारे बालों में रहेगा, तब तक ये फूल तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की रक्षा करेगा। फिर चाहे तुम्हारी सास आ जाए या कोई भी आ जाए, कोई भी तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माता रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी जीवन भर आभारी रहूंगी। जय हो माता रानी। थोड़ी देर बाद सुमन अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद सुमन की सास गुस्से में सुमन को देखती है और उसको फिर से मारने की कोशिश करती है। तभी जैसे ही सुमन की सास उसको मारती है, सुमन की सास को एक जोर का झटका लगता है और वो जमीन पर जाकर गिर जाती है। जमीन पर गिरने के बाद उसके तोते उड़ जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो फिर से उठती है और फिर से सुमन को मारने की कोशिश करती है। जैसे ही उसे मारती है, फिर से उसे जोर का झटका लगता है और वो फिर से जमीन पर गिर जाती है। आखिरकार सुमन की सास हार मान लेती है और वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमन छत पर कपड़े सुखा रही होती है। तभी वहां उसकी सास आती है और वो सुमन को छत से धक्का मार देती है। लेकिन सुमन की सास खुद छत से नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी वो छत का आगे वाला हिस्सा पकड़कर चिल्लाने लगती है। सुमन आसपास के लोगों को आवाज लगाती है और कुछ लोग वहां दौड़े दौड़े आते हैं और सुमन की सास को बचा लेते हैं। तभी सुमन अपनी सास से कहती है, देखो माँ जी, आज कुछ भी हो सकता था। मेरी जगह आपकी भी जान जा सकती थी। इसीलिए कहते हैं, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। इसीलिए आप ऐसी कोशिश करना बंद कर दें। सही कह रही है बहू, मैं पोते की चाह में लालची हो गई थी और मैं भूल गई थी कि मैं भी एक औरत हूँ। मैं भी कभी किसी की बेटी थी और आज अगर तू नहीं होती तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। मुझे माफ कर दे बहू, आज तेरे कारण ही मेरी जान बची है। माफ कर दे बेटा। इस तरह सुमन की सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। ऐसे ही कुछ महीनों बाद सुमन एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद हंसी खुशी उनका जीवन बीत रहा होता है।
कुछ गांव वाले खेत में खेती कर रहे होते हैं कि तभी वो लोग एक विशाल जादुई शेर को देखते हैं। जादुई विशाल शेर को देखकर वो सभी डर जाते हैं। बिरजू भाई, जो मैं देख रहा हूँ, क्या आप भी वही देख रहे हो? हाँ भाई, मुझे मेरे सामने एक विशाल शेर नजर आ रहा है। भागो, खेत में विशाल शेर घुस आया है। इतना बोलकर सब वहाँ से भागने लगते हैं। सभी गांव वालों को डर से भागता हुआ देखकर शेर भी उन लोगों से डरने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ ही देर में पूरे गांव में शोर मच जाता है और जब ये खबर साइंटिस्ट के बेटे रवि को पता चलती है तो वो शेर को ढूंढने के लिए खेत में जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो विशाल जादुई शेर एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। रवि हिम्मत करके शेर के पास जाता है और शेर रवि को देखते हुए डरते हुए उससे बोलता है, मैं यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा। ये क्या, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये शेर तो बोल सकता है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मुझे कुछ मत करो। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ मदद मांगने के लिए आया हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं एक जादुई विशाल शेर हूँ। मदद? कैसी मदद? क्या हुआ तुम्हारे साथ? और तुम कौन हो? तुम एक शेर होकर बोल कैसे सकते हो? और तुम अन्य शेरों से इतने बड़े शेर कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैं एक जादुई विशाल शेर हूँ। मैं यहाँ से दूर पहाड़ों से घिरे नीलगिरी नाम के एक जंगल से आया हूँ। मैं वहाँ अपने कुछ साथियों के साथ रहा करता था। तभी अचानक से वहाँ एक दिन। फ्लैशबैक। पहाड़ों से घिरे नीलगिरी नाम के एक बड़े से जंगल में कुछ शेर एक साथ हंसी खुशी रह रहे होते हैं। वो सभी शेर जादुई थे। तभी एक दिन वहाँ दो शिकारी आते हैं और जादुई विशाल शेरों को देखकर एक दूसरे से आपस में बात करते हुए बोलते हैं, दोस्त, यहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षियों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये कोई मामूली जंगल है, ये कोई मायावी जंगल है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, हमारे सामने दो विशाल जादुई शेर खड़े हैं। क्यों ना हम इन्हें पकड़कर अपनी टाइम मशीन से अपनी दुनिया में ले जाएं। अब होगी विशाल जादुई शेर की चोरी। हम इन दोनों शेर को पकड़कर अपने पिंजरे में कैद कर लेंगे और अपनी दुनिया में ले जाएंगे। फिर ये बनेंगे आठवां अजूबा और हम बनेंगे करोड़पति। चलो अब जल्दी से इन शेरों को पकड़ते हैं। इतना बोलकर वो दोनों शिकारी उनके ऊपर जाल फेंक देते हैं। इनमें से एक शेर शिकारी के कब्जे में आ जाता है और दूसरा शेर वहाँ से खुद को अपनी जादुई शक्ति से गायब कर लेता है। अरे, दूसरा शेर कहाँ गया? अरे, दूसरे के चक्कर में कहीं पहला भी ना छूट जाए। चलो इसको यहाँ से ले चले। अब शिकारी उस शेर को टाइम मशीन की मदद से अपनी दुनिया में ले जाता है, परंतु जब शिकारी उस शेर को पिंजरे में बंद करके बाहर जाते हैं, तब इसी बीच जादुई शेर अपने जादू की मदद से पिंजरे को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। फ्लैशबैक से बाहर। बस तब से मैं भाग ही रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी दुनिया में कैसे जाऊं। अगर मैं इस दुनिया में इंसानों के बीच रहा तो ये लोग मुझे मार डालेंगे और पता नहीं मेरी खाल और मेरे शरीर का किस किस चीज के लिए उपयोग करेंगे। तुम भले लगते हो, मेरी मदद करो। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब उन शिकारियों ने तुम्हें पकड़ा तो तुम्हारे साथी ने अपनी जादुई मदद से खुद को वहां से गायब कर लिया, तो तुम क्यों खुद गायब नहीं हो सके? क्योंकि अभी मैं 50 वर्ष का नहीं हुआ हूं और ये शक्ति तभी मिलती है जब कोई शेर 50 वर्ष का हो जाता है। हमारे जादुई शेर की दुनिया में हम उम्र पर हमें एक नई शक्तियां मिलती हैं। 2 दिन बाद मैं भी 50 साल का हो जाऊंगा, जिसके बाद मुझे ये शक्तियां मिल जाएंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा दोस्त। मेरे पिताजी भी एक साइंटिस्ट हैं और वो भी काफी समय से टाइम मशीन बना रहे हैं, परंतु हर बार किसी ना किसी वजह से वो मशीन खराब हो जाती है।
जिस वजह से आज तक मेरे पिताजी उस मशीन को कंप्लीट नहीं कर पाए। मेरे पास ये शक्तियां हैं कि मैं किसी भी खराब चीज को तुरंत ठीक कर सकता हूँ। यदि तुम्हारे पिताजी मुझे मेरी दुनिया में वापस छोड़ देंगे और मेरी मदद करेंगे तो मैं तुम्हारे पिता की वो मशीन ठीक कर दूंगा, और यकीन मानो वो मशीन फिर कभी खराब नहीं होगी। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। पर अगर तुम्हारे पिता ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे कैद कर लिया तो मेरा विश्वास तुम इंसानों से उठ जाएगा, और शायद फिर मैं कभी भी तुम्हें और तुम्हारे पिता को माफ ना कर पाऊं। दोस्त, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। मुझ पर थोड़ा भरोसा रखो और अब चलो मेरे साथ मेरे घर। जहाँ रवि और जादुई शेर आपस में बात कर रहे होते हैं, वहीं उन दोनों की सारी बातें एक चोर सुन लेता है और खुद से बोलता है, अरे वाह, ये तो जादुई शेर है। इसकी चोरी अब मैं करूंगा, जैसे पहले शिकारियों ने करी थी, ठीक वैसे ही। अब रवि उस शेर के ऊपर और ज्यादा नजर रखने लगता है। रात को जब रवि सबकी नजरों से छुपकर विशाल जादुई शेर को अपने घर ले जा रहा होता है, तो वो चोर पीछे से आकर रवि के सर पर डंडा मारता है और रवि बेहोश हो जाता है। अब वो चोर जादुई शेर की चोरी करने लगता है, परंतु जादुई विशाल शेर अपने जादू से उस चोर को हवा में लटका देता है और उसे दूर कहीं नदी में फेंक देता है। जिसके बाद जादुई विशाल शेर अपनी जादू की मदद से रवि को होश में लाता है और उसे सारी बात बताता है। अब रवि और शेर रवि के घर जाते हैं, जहां रवि उस शेर को अपने पिता से मिलवाता है और सारी बात अपने पिता को बताता है। पिताजी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आपको और मुझे मिलकर इस जादुई विशाल शेर की मदद करनी होगी। कुछ शिकारियों ने इनके जंगलों में शेरों की चोरी करनी शुरू कर दी है। हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि चोर जादुई विशाल शेरों की चोरी ना कर सकें। हमें इनकी सहायता करनी होगी पिताजी। बेटा, मैं इस शेर की मदद कर सकता हूँ, पर मेरी मशीन। रवि के पिता के इतना बोलते ही जादुई विशाल शेर अपनी आंखों से जादू करता है और उसके पिता की टाइम मशीन ठीक हो जाती है। जिसके बाद रवि उसके पिता शेर को उसकी दुनिया में ले जाते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि वो शिकारी फिर से आकर शेरों की चोरी कर रहे हैं। जिसके बाद रवि के पिता उन दोनों चोरों को जादुई शेर की मदद से पकड़कर टाइम मशीन की मदद से दूसरी दुनिया में भेज देता है, जहां से वो लोग कभी वापस नहीं आ पाते। और जादुई शेर रवि और उसके पिता को धन्यवाद करते हुए बोलता है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मैं अपनी जादुई दुनिया के जादुई शेर को बचा सका हूँ। तुम्हें नहीं, शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए। आज तुम्हारी वजह से मैं सही मायने में एक साइंटिस्ट बन सका हूँ, जो बाकी साइंटिस्ट से पीछे था। शुक्रिया मेरे जादुई विशाल शेर, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। अच्छा, अब हमें जाना है। अलविदा मेरे दोस्त। क्या अब तुम मुझे मिलने कभी नहीं आओगे? नहीं, हमारा यहाँ बार बार आना तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है, इसलिए अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे और ना ही अब कोई यहाँ आ पाएगा। तुम अपना और अपने जंगल का ख्याल रखना। अब हम चलते हैं, बाय। इतना बोलकर रवि अपने पिता के साथ अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और जादुई शेर अपनी दुनिया में खुश रहने लगता है। घनश्याम के पास 4 मुर्गियां थी। घनश्याम मुर्गियों का बड़े अच्छे से ख्याल रखता था। घनश्याम की मुर्गियों की खास बात ये थी कि चारों मुर्गी रोज सोने के अंडे दिया करती थी। उसकी मुर्गियों के अंडे इतने लाजवाब और देसी हुआ करते थे कि जो भी एक बार घनश्याम की मुर्गियों के अंडे खरीद ले, वो बार बार उसके पास अंडे लेने आया करता था। ऐसे ही एक बार की बात है, घनश्याम मार्केट में अंडे बेच रहा होता है। तभी उसके पड़ोस का एक व्यक्ति, जिसका नाम रमेश होता है, रमेश अपनी पत्नी कुंती के साथ आता है। दोनों पति पत्नी घनश्याम से बोलते हैं, अरे घनश्याम, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब बढ़िया है भैया, अपना बताओ। अंडे लेने हैं या फिर ऐसे ही बातचीत करने आए हो? अरे नहीं नहीं, हम अंडे लेने आए हैं, ना ही हम बातचीत करने आए हैं। हम कुछ और ही बोलना चाहते हैं। तुमसे बोलना यह है कि अंडे बेचकर आखिर कब तक कैसे गुजारा कर लोगे? तो मैं बस तुमसे इतना ही बोलने आया हूँ कि
तुम्हारी 4 मुर्गी हैं, चारों मुर्गियों के अच्छे दाम दे दूंगा मैं। तुम मुझे अपनी 4 मुर्गियां दे दो। लेकिन आप क्या करोगे मुर्गी लेकर? अगर आपको अंडे लेने हैं तो आप मेरे से ले लो, थोड़ा रेट सही लगा दूंगा आपके लिए। अरे नहीं भाई, वो क्या है ना कि हमारे कुछ अच्छे अच्छे रिश्तेदार आने वाले हैं, घर पर बड़े वीआईपी लोग हैं, और हम चाहते हैं कि तुम्हारी मुर्गियों के अंडे इतने अच्छे और देसी होते हैं तो इनका मीट कितना ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए हम अपने रिश्तेदारों को तुम्हारी मुर्गियों का मीट खिलाना चाहते हैं। तो बताओ क्या रेट लगाओगे अपनी मुर्गियों का? खबरदार रमेश भैया, आज तो बोल दी ये बात, आगे से मत बोलना। अरे रे भैया, इतने चिढ़ने वाली क्या बात है? सौदा की तो बात करी मेरे पति ने, तो इसमें आपका ही भला है। आप जो कीमत बोलेंगे वो कीमत हम देने को तैयार है ना। मैं आप दोनों पति पत्नी को आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि मैं अकेला रहता हूँ, और इन मुर्गियों को मैंने अपने व्यापार और अपने खर्च के लिए ही नहीं रखा है, बल्कि इनको मैंने अपनी फैमिली मेंबर की तरह ही रखा है, और इनकी देखभाल भी मैं इसी तरह से करता हूँ। बस इनके अंडे से मैं अपना रोजगार चलाता हूँ, बाकी मैंने कभी भी इन मुर्गियों को एक मुर्गी नहीं समझा। अरे घनश्याम, वास्तविकता में जियो, क्या फिल्मी डायलॉग मार रहे हो? ये मुर्गी है मुर्गी, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी या फिर तुम्हारी बहन नहीं है। देखो, मेरे ग्राहक आने का समय हो चुका है, ग्राहकों ने भीड़ लगा रखी है, तो कृपया करके आप दोनों यहाँ से चले जाएं। मेरा समय बेकार ना करें, मेरा 1 मिनट बहुत कीमती है, और आगे से मेरी दुकान पर इस बात को लेकर कोई भी बात करनी हो तो मत आना। आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। घनश्याम अपने बाकी के ग्राहकों के सामने रमेश और उसकी पत्नी को ऐसे शब्द बोल देता है, जिसके बाद रमेश और कुंती को अपनी बेइज्जती सी महसूस होती है। वो दोनों पति पत्नी वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में बातें करते हुए कहते हैं, देखना, ज्यादा दिन नहीं चलेगा इसका ये बिजनेस। इसकी मुर्गियों को तो कब्जा करके ही रहूंगा। हाँ, आखिर इतनी बेइज्जती की है हमारी सबके सामने। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात घनश्याम अपनी मुर्गियों को एक छोटे से मुर्गी घर में रखकर आराम कर रहा होता है। आराम करते करते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। तभी रमेश और उसकी पत्नी कुंती मौका देखकर घनश्याम की मुर्गी को चुराने के लिए आते हैं। घनश्याम, रमेश और कुंती वो सब इस बात से अनजान थे कि वो चारों मुर्गियां एक जादुई मुर्गियां हैं। जैसे ही रमेश उन मुर्गियों को चुराने की कोशिश करता है, मुर्गियां वहां से गायब हो जाती हैं। मुर्गियों को पकड़ते पकड़ते सुबह के 4 बज जाते हैं। तभी उसकी पत्नी रमेश से बोलती है, अरे सुबह के 4 बज चुके हैं, लेकिन अब तक हमने एक भी मुर्गी नहीं पकड़ी। अभी चलते हैं यहाँ से। घनश्याम की आंख खुल गई तो गजब हो जाएगा। इन मुर्गियों को तो बाद में देख लेंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो। घनश्याम की मुर्गी घनश्याम की तरह ही ढीठ है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। रमेश और कुंती दोनों की नजर घनश्याम की मुर्गियों पर होती है। ऐसे ही एक बार की बात है, घनश्याम अपने घर में खाना बना रहा होता है। तभी रमेश और कुंती मौका देखकर घनश्याम के घर में आग लगा देते हैं। घनश्याम घबरा जाता है और वो अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए सभी मुर्गियों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अफरा तफरी के चक्कर में रमेश और कुंती को मौका मिल जाता है घनश्याम की मुर्गियां चुराने का। घनश्याम की चारों मुर्गियों को चुराकर वो एक टोकरी में रखकर ऊपर से दूसरा टोकरा रखकर ढककर वहां से भाग रहे होते हैं। तभी घनश्याम की नजर रमेश और कुंती पर पड़ जाती है। रमेश का घर आधे से ज्यादा जल चुका है। रमेश अपने और अपने घर की चिंता ना करके मुर्गियों को बचाने के लिए रमेश और कुंती के पीछे भागने लगता है। तभी मुर्गी अचानक से टोकरी में से निकल जाती है। टोकरी में से निकलने के बाद चारों मुर्गियां एक विशाल मुर्गी का रूप ले लेती हैं। ये देखकर घनश्याम और कुंती घबरा जाते हैं। तभी मुर्गी बोलती है, दुष्ट, तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें चुरा कर ले जाओगे और तुम मेरा फायदा उठा पाओगे? कभी नहीं। मैं एक जादुई मुर्गी हूँ, जादुई विशाल मुर्गी, और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहती हूँ जिनका मन साफ हो। तुम दोनों पति पत्नी एक नंबर के कपटी इंसान हो। क्या तुम जादुई मुर्गी हो?
हाँ, और मैं तुम्हें अपना जादू दिखाती हूँ। अभी जो तुमने किया उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें एक बेकार गंदा कंकड़ पत्थर बना दूंगी। लोग तुम्हें पैरों से यहाँ वहाँ मारते हुए चलेंगे। यही तुम्हारी किए की सजा है। दोनों पति पत्नी मुर्गी से माफी मांगते हैं, लेकिन मुर्गी उन्हें माफ नहीं करती और उन दोनों को कंकड़ पत्थर बनाकर हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। घनश्याम ये सारा नजारा देख रहा होता है। तभी मुर्गी घनश्याम से बोलती है, घनश्याम, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारा पूरा घर जल चुका है। मैं एक विशाल मुर्गी जादुई घर हूँ। अब से तुम मेरे अंदर रहोगे। तुम्हें जब भी किसी चीज की जो जरूरत पड़ेगी उस चीज को 3 बार पुकारना, वो चीज तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। अब से तुम यहीं रहोगे, लेकिन कभी भी किसी चीज का गलत उपयोग मत करना। तुम जैसे थे वैसे ही रहना। घनश्याम मुर्गी के घर के अंदर रहने लगता है। मुर्गी के घर में रहने के बाद भी घनश्याम ईमानदारी से ही अपना जीवन जी रहा होता है। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती वो 3 बार उसे पुकारता और वो चीज सामने प्रकट हो जाती। घनश्याम बहुत सारे जानवरों को पालने का काम शुरू करता है और यहाँ वहाँ भटकते आवारा जानवरों को एक नया जीवन देने का काम शुरू करता है और इस तरह वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है।